हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेनस क्लासेस। तो आज हम 10वीं के अर्थशास्त्र का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, मुद्रा और साख। पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहती हूँ। ये आपने पढ़ भी रखा होगा, जिसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय। अगर हम राजा महाराजाओं के समय की बात करें या उससे भी पहले समय की बात करें, तो पहले क्या होता था, लोग जो हैं आदान प्रदान कैसे करते थे या चीज़ों को खरीदते कैसे थे। वो पैसे नहीं देते थे, वो क्या करते थे, जैसे मान के चलिए मुझे गेहूं की आवश्यकता है, ठीक है, और मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं, तो मैं क्या करती थी, मैं ऐसे इंसान को ढूंढती थी जिसके पास जो जूते जो हैं ले ले और मुझे गेहूं उसके बदले दे दे। लेकिन क्या ऐसा संभव हो सकता है हर बार? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये वस्तु विनिमय क्या है, यानी कि जो आप चीजों का आदान प्रदान करोगे उसमें कोई मुद्रा का जो है इस्तेमाल, उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। उसमें आप जो है वस्तुओं का ही आदान प्रदान करोगे। जैसे कि जो गेहूं है और जो एक जोड़ी जूते हैं, अगर मुझे गेहूं चाहिए मेरे पास और मैं एक जोड़ी जूते जो है किसी व्यक्ति को देने वाली हूँ, वही वाली बात कि मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो एक जोड़ी जूते जो है वो ले ले और गेहूं दे दे। इसीलिए इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी कहा जाता है। यानी कि जो आवश्यकता है वो दोनों पक्ष में जो है वो लोग सहमत होंगे, तभी जो है चीज़ों का जो है हम उसको लेन देन कर सकते हैं चीज़ों का। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा, यानी कि यहाँ पे गेहूं खरीदना चाहता है, लेकिन इसको जो है जूते नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको कपड़े चाहिए। इसको जूते चाहिए लेकिन इसके पास गेहूं है नहीं, इसके पास तो ये मटके हैं जिसको ये बेच के जो है जूते लेगा। तो यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति दर व्यक्ति जो है आवश्यकताएं जो है वो बदल जाती हैं। इसीलिए जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो जो है बहुत ज़्यादा जो है सफल नहीं रही थी। इसीलिए जो है मुद्रा का जो है वो आविष्कार हुआ, जिसमें जो है अब मुद्रा यानी कि जो पैसे हैं उसके द्वारा जो है लेन देन शुरू किया गया। तो राजा महाराजाओं ने जब ये वस्तु विनिमय प्रणाली को हटाया तो उन्होंने सिक्के, आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग राजा थे वो जब बनते थे तो वो अलग अलग सिक्के जो हैं अपने, जिसमें उनकी फोटो वगैरह होती थी, तो वो सिक्के जो है उनका इस्तेमाल किया जाता था उनके राज्य में। और वो जो है उससे जो है फिर जो लेन देन की प्रक्रिया है वहां से चालू हुई। अगर हम आज वर्तमान समय में देखें तो मुद्रा के बहुत सारे रूप हैं। यानी कि आज जो है ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, ये प्रणाली है ही नहीं, ये प्रणाली बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब जो भी लेन देन होता है वो किस रूप में किया जाता है? मुद्रा में, यानी कि पैसों में जो है वो लेन देन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि मुद्रा के क्या रूप है, मतलब कौन कौन से रूप जो है मुद्रा कितने प्रकार की होती है। तो मुद्रा 3 प्रकार की होती है, जिसमें आपकी पहली आती है करेंसी। पहली कौन सी आती है? पहली आती है करेंसी। तो देखते हैं मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है। ये आधुनिक रूप बताए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिक्के हैं, पहले जो गुप्तकालीन सिक्के थे वो कैसे थे, तुगलक जो राजा था उसके सिक्के कैसे थे, अकबर के शासन में जो है सिक्के कैसे थे, और अब ये जो आधुनिक रूप है, जो आप ये 1 रुपए का सिक्का देख रहे हैं, ये जो है मुद्रा का सबसे आधुनिक रूप है। अच्छा, पहला आधुनिक रूप मैंने बताया करेंसी, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो करेंसी के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक आते हैं आपके नोट और दूसरे आते हैं आपके सिक्के, ठीक है। तो करेंसी का मतलब खाली सिर्फ नोट या नोट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, या सिक्कों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, इसमें दोनों चीजें आती हैं, नोट भी आते हैं और सिक्के भी आते हैं।
आज आपको कोई भी चीज जब खरीदनी होती है तो आप जो है, ऐसा नहीं है कि अगर मान के चलिए मुझे एक चॉकलेट चाहिए तो मैं जो दुकानदार के पास है वो ये मार्कर लेके जा रही हूँ और उसको बोल रही हूँ कि आप मार्कर रख लो और मुझे एक चॉकलेट दे दो 10 रुपए वाली। नहीं, उसके लिए उसका जो मूल्य है, जो उसका प्राइस है, वो पहले से तय है कि वो 10 रुपए की है, और मैं जब उसे 10 रुपए का नोट दूंगी तभी वो मुझे जो है चॉकलेट देगा। यानी कि जो मुद्रा है वो एक माध्यम है जिसके द्वारा लेन देन की प्रक्रिया जो है वो चलती है। अब जो मुद्रा है वो बनाता कौन है? तो भारत में जो रिजर्व बैंक है ना, ये केंद्र सरकार की तरफ से नोट जो है जारी करती है। इस चीज का जो है ध्यान रखना है कि बैंकों में जो ये भारत में जो है, जो सरकार है उस सरकार के माध्यम से जो ये रिजर्व बैंक है ये जो है नोट जारी करता है। तो हम कह सकते हैं कि करेंसी के अंदर जो है वो हमारे नोट और हमारे सिक्के दोनों आते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो है हम जो है विनिमय मतलब लेन देन की प्रक्रिया जो है हम कर सकते हैं। दूसरा जो मुद्रा का आधुनिक रूप है वो है बैंकों में निक्षेप। बैंकों में निक्षेप का मतलब जो लोग हैं, क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैंने 12,000 कमाती हूँ या 15,000 कमाती हूँ, तो मैंने अपने 7,000 जो है अपने इस्तेमाल कर लिए, खर्च कर लिए। अब 12 में से 7,000 अगर मैंने इस्तेमाल कर लिए, मेरे पास 5,000 बचे। मैं क्या करूँगी, इन 5,000 को जो है बैंक में एक अकाउंट खुलवाऊंगी और उसमें जो है जमा कर दूंगी। अब बैंक में अकाउंट, अब देखो जैसे अगर मैं घर में गुल्लक में डाल के रखूँ अगर अपने 5,000 पे, तो उससे ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने बाद वो 5 के 6,000 मुझे मिलेंगे जब मैं गुल्लक तोड़ूंगी, नहीं। अब बैंक जो है वो क्या सुविधा देता है, वो क्या करता है, जो लोग हैं वो अपनी जो मनी है, जो धन है, वो बैंकों में जमा कराते हैं। बैंक क्या करता है, जो आपने पैसे जो है आपने अपने अकाउंट में जो जमा कराए होते हैं उस पर वो जो है आपको सूद देते हैं, मतलब आपको जो है इंटरेस्ट मिलता है, जिससे जो है आपके पैसे जो है बैंक में अगर पड़े रहते तो जैसे आपने देखा होगा 5,000 रुपये अगर मैं जमा कराती हूँ तो उस पर मुझे 5 रुपये या 10 रुपये जो है वो सूद मिलता है महीने के हिसाब से। ये हर बैंक का अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये बैंकों में निक्षेप मतलब जो लोग हैं वो बैंकों में अपना पैसा जमा कराते हैं। तो ये दूसरा जो है मुद्रा का आधुनिक रूप है। तो पहला हमने पढ़ा ये करेंसी, दूसरा पढ़ा बैंकों में निक्षेप, यानी कि जो लोग हैं वो बैंकों में जो है जमा कराते हैं। अब जब हम बैंक में चीज़ें जमा कराते हैं तो बैंकों में बहुत सारी सुविधाएं हमें दी जाती हैं। अच्छा, कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप ये चेक देख रहे हैं, है ना। तो चेक क्या होता है, आपके नाम पर जो है एक तरीके का कागज जो है आपको दिया जाता है, जिसमें अगर आपको कभी भी ज़रूरत है रकम निकालने की या कोई भी आपको काम आवश्यकता है तो आप क्या करते हैं, आपके नाम से जो चेक होता है उसमें आप जो है जितना भी आपको प्राइस चाहिए होता है, मूल्य चाहिए होता है, आप जो है यहाँ पर वो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलते हैं ये प्रेम कुमार है, ये प्रेम कुमार जी का चेक है और इनको 57,000 यानी कि 57,000 रुपये चाहिए, तो ये उन्होंने दे दिया। इनका भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट है, तो यहाँ पे जो है बैंक का नाम भी लिखा होता है और जिस व्यक्ति को जो है आप दे रहे, जिस व्यक्ति का अकाउंट होता है उसका नंबर भी होता है, और अगर आपको जिसको देने हैं तो आप उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। अगर ये प्रेम कुमार को देना है तो इसका हमने यहाँ पे नाम लिखा है। अगर हमें खुद ही निकालने होते हैं तो प्रेम कुमार की जगह हम सेल्फ लिखते हैं। सेल्फ का मतलब जो हमें खुद ही निकालने होते हैं। अच्छा, चेक के अलावा एक हमारे पास आता है मांग जमा। मांग जमा क्या होता है, देखिए चेक में क्या होता है, जैसे मैंने काम किया, मुझे चेक मिला 12,000 का, मैं क्या करूँगी, बैंक में जाऊँगी, चेक जमा कराऊँगी, तो 2-3-4 दिन बाद जो है फिर वो जो पैसे जितने भी उस चेक में लिखे से बांध के चलते 12,000 रुपये लिखे, तो वो जाके 3-4 दिन बाद मेरे बैंक अकाउंट में अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। या अगर मुझे चेक से पैसे निकलवाने हैं, मान के चलिए मेरा खुद का चेक है, जैसे यहाँ पे कि व्यक्ति है वो चेक देता है प्रेम कुमार को, या मैं खुद को अपने आप को चेक देता हूँ, क्या करता है, पहले वो चेक काटेगा
आएगा, उस पर रकम लिखेगा, फिर वो बैंक जाएगा, बैंक वाला उस चेक को देखेगा उससे और जो भी कागजात या जो भी चीज़ें उससे पूछेगा और एक बार उसे साइन कराएगा, फिर वो जो है उसको पैसे देगा। तो इस प्रक्रिया में आपने देखा कि कितना जो है वक्त ज़ाया होता है। अगर जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो हम अलग अलग सेवाएं भी जो है इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से एक सेवा है वो है मांग जमा। मांग जमा जिसको हम जो है डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, या आप उसको शॉर्ट में ना हम लोग डीडी बोलते हैं। तो कभी भी जैसे आपको कॉलेज की फीस जमा करानी तो क्या होता है, आप मांग जमा के द्वारा जो है आप जो है फीस जमा करा सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने पापा को बोला एक चेक काट के दो, मैं जाऊंगा बैंक पैसे लूंगा, फिर वहाँ से आऊँगा, फिर कॉलेज जाऊँगा, फिर जमा कराऊँगा। नहीं, आप सीधा मांग जमा के द्वारा भी जो है आप जो है भुगतान कर सकते हैं, यानी कि जो आपको देना है पैसा तो आप मांग जमा के द्वारा भी दे सकते हैं। तो ये सब बैंकों में मतलब अलग अलग सेवाएं जो है आपको प्रदान की जाती है। अगर जैसे आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको जो है चेक की सुविधा, जो आपको चेक बुक भी दी जाती है, आप मांग जमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हम बैंकों की बात कर रहे हैं जहां पर हम अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं, तो बैंक उन पैसों का करता क्या है? ऐसा तो है नहीं कि बैंक हमसे पैसे लेता है और उसको रखे रखता है, नहीं, वो क्या करता है, पैसों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, पैसों का इस्तेमाल वो कैसे करता है? वो लोगों को ऋण देता है। ऋण मतलब कर्जा या लोन जिसे आप कहते हो। ये आपको जो ये तस्वीर है जो दिखाई गई है, इससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि बैंकों में जो ऋण दिया जाता है उसकी गतिविधियां क्या होती हैं, मतलब क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा बैंकों में जो है आप जो है ऋण लेते हैं या आप जो जमा करते हैं, और जो वो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, सूद मिलता है, तो वो कैसे मिलता है अब बताती हूँ मैं आपको। एक बार ध्यान से देखेंगे। देखो, बैंक है, बैंक में दो लोग जिसकी मुख्य भूमिका होती है, एक होते हैं जमाकर्ता, दूसरे होते हैं कर्जदार। जैसे मैंने बताया था कि जैसे बचत आपकी, जैसे मैंने कहा कि मैं 12,000 रुपये कमाती हूँ और मैंने 7,000 खर्च कर रहे 5,000, तो मैं अपने जो 5,000 हैं वो बैंक में क्या करवाऊंगी, जमा करवाऊंगी। मैंने बैंक में जो है जमा करा लिए पैसे। अब बैंक क्या करता है, जो 5,000 रुपये मैंने जमा कराए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जमा कराते हैं, ऐसा तो है नहीं बैंक में सिर्फ खाली एक ही व्यक्ति आता है, कितने हजार करोड़ों व्यक्ति जो है बैंक से आजकल जुड़े हुए हैं तो उनकी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो हैं अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं। फिर बैंक क्या करता है, जो लोग कर्जदार है, जिन्हें कर्जे की ज़रूरत होती है, वो जो पैसा, जो हमारा पैसा, मान के चलिए यहाँ पे 12-15 हज़ार रुपये या 12 लाख रुपये इकट्ठा हो गया, जैसे 12 लाख या 1,20,000 मान के चलते हैं, 1,20,000 जो है वो इकट्ठे हो गए। अब ये बैंक क्या करता है, जो कर्जदार होते हैं ना, इनको कर्ज देता है, जो और ये बैंक का पैसा नहीं है, ये पैसा किसका है, ये उन जमाकर्ता का पैसा, उन लोगों का पैसा है जो बैंक में पैसे जमा कराते हैं। अब जब लोग बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो वो क्या करता है, ये ब्याज पाते हैं ना, तो उनको ब्याज मिलता है इस चीज के लिए। अब ये जो है ब्याज पाते हैं, और जब ये बैंक इनको कर्जा देता है तो ये ऋण तो लौटाते ही लौटाते हैं, जो कर्जे का जो कीमत है वो तो लौटाते। जैसे अगर 1,20,000 का जो है इन्होंने कर्जा लिया तो ये जो है इसको तो लौटाते हैं, साथ ही साथ ये ब्याज देते हैं। क्या देते हैं, ये ब्याज देते हैं। और एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो ब्याज की जो ये दरें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, और यहाँ जो ब्याज इन लोगों को मिलता है वो इन दरों से थोड़ा सा कम होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। और फिर वो बैंक की जो है वो आय कैसे बनती है वो मैं बताती हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 5,000 रुपये हैं, तो यहाँ पे जो इनको ब्याज मिलता है वो मिलता है 500 रुपये पूरे साल का। यानी मान के चलते हैं एक साल में उनको 500 रुपये जो है ब्याज मिलता है, तो उनको अगर कोई व्यक्ति पैसे निकालना चाहता है तो वो 5,500 रुपये
जो है उसको मिल जाता है, वो निकाल सकता है। अगर हम यहाँ पे जो लोग ऋण ले रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनका क्या होता है, साल भर के लिए जो उनका जो ऋण लगता है, जैसे मानो यहाँ पे 5,000 जो है, इसी ने यही 5,000 उठा के किसी को दे दिए, तो उस पे जो वो ऋण लगा, जो वो ब्याज लगाएगा वो 2,500 का लगाता है। तो यानी कि इनको जो है कुल पैसे कितने देने पड़ते हैं, इनको देने पड़ते हैं 7,500 रुपये। अब यहाँ पे ब्याज 500, यहाँ पे जो ब्याज दे रहे हैं वो है 2,500, यानी कि ये 500 रुपये जो है, यानी कि जो 2,500 है, यानी कि 2,000 आपके और 500, इसमें से ये 500 रुपये तो इसके पास चले गए ब्याज के रूप में। बचे हुए जो 2,000 है ना, वो किसकी आय बन जाते हैं, वो बैंकों की आय बन जाते हैं। जो बचे हुए 2,000 है वो बैंकों की आय बन जाते हैं। देखो ये तो हो गया एक तरीका, जिसमें कि 5,000 रुपये जो है ऋण दिया गया, लोन दिया गया, तो उससे जो है इन्होंने 2,000 रुपये बनाए। अब ऐसे ही आपने देखा होगा बैंक कितने कितने करोड़ों का लोन देता है और कितना ब्याज उस पे वो लगाता है। तो इसी तरीके से जो बैंकों की जो आय है ना, ऐसी ही बढ़ती है। तो ये सारे का सारा तरीका है कि जो जमा करते हैं, जब वो पैसे जमा करते हैं तो वो जाता कहाँ है और कैसे जो है बैंक जो है उसको अपनी आय में परिवर्तित करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इस बताई गई हैं यहाँ पे आपको। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने बताई थी आपको। अब हम लोगों ने समझा कि बैंक जो है अपनी आय जो है कैसे बनाता है, और जो भी जमा करता है, जो पैसे जमा कराते हैं उन वो जो है कैसे जो बैंक है उसका इस्तेमाल करता है ऋण देने के लिए। लेकिन जब हम ऋण लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बैंक से मांग लीजिए जी हमें 5,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, तो वो हमें ऐसे उठा के दे दे। नहीं, उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। अगर वो सारी शर्तें हम मानते हैं तो ही जाके बैंक जो है हमें जो है ऋण देता है। इसमें कौन कौन सी शर्तें आती हैं? 4 शर्तें होती हैं जिसका हमें जो है ध्यान रखना होता है। पहली चीज, अगर मुझे कोई भी ऋण चाहिए, अगर मुझे लोन चाहिए, जैसे मान के चलिए मुझे एक मकान खरीदना है और उस मकान की कीमत 8 लाख रुपए है, तो अगर मैं बैंक से 8 लाख का जब मैं लोन लेने जाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि बैंक मुझे देखते ही कहेगा अच्छा जी आप तो बहुत अच्छे हो, आपको मिल जाएगा। नहीं, गलत। इसके लिए बैंक जो है मुझसे कुछ चीज़ जो है गिरवी रखवाता है। गिरवी का मतलब हम कह सकते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ जो है दे रहे हैं किसी को, तो हम किसी से पैसे ले रहे हैं मतलब, तो हम उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जिससे अगर भविष्य में हम उस पैसा नहीं चुका पाते हैं तो वो उस चीज़ का मालिक अपने आप ही बन जाता है। जैसे कि अगर मुझे 8 लाख का लोन चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे पास सोने के गहने हैं या मेरे पास कोई छोटी ज़मीन का टुकड़ा है या कोई भी ऐसी वस्तु है, वो मैं वहाँ पे बैंक में गिरवी रखती हूँ और उसके आधार पर जो बैंक है वो मुझे लोन देता है। ठीक है, तो उसको हम जो चीज़ हम गिरवी रखते हैं उसको हम बोलते हैं समर्थक ऋणाधार, यानी कि ऐसी चीज जो आप ऐसी संपत्ति जिसको आप जो है बैंक को या किसी व्यक्ति को आप दे सकते हो, जिसके आधार पर आपको पैसे मिलते हैं। इसमें क्या हो सकता है, भूमि यानी कि कोई जमीन का टुकड़ा, कोई बिल्डिंग यानी इमारत आप दे सकते हो, गाड़ी, पशु, बैंक में पूंजी, जैसे आप बैंक में आपके बहुत सारे नगद पैसे पड़े हैं तो आप वो भी जो है बैंक को दे सकते हैं या किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं जिससे आप ऋण ले रहे हैं। ये कब तक होता है, जब तक आप पूरा का पूरा ऋण जो आपने कर्जा लिया, जैसे अगर जब तक मैं पूरे 8 लाख रुपए नहीं चुका देती बैंक को वापस ब्याज के साथ, मतलब मुझे जो कीमत है 8 लाख वो तो देनी ही देनी, साथ में ब्याज भी देना पड़ता है। जब तक मैं वो पूरा का पूरा जो कीमत है वो नहीं बैंक को वापस करती, तब तक वो जो गहने हैं या जो जमीन का टुकड़ा है वो बैंक के पास ही रहता है। जैसे ही हम बैंक को सारा का सारा जो भी अमाउंट है, जो भी पैसा है, हम वापस दे देते हैं तो वो चीजें जो है हमें वापस मिल जाती है, फिर से उस संपत्ति पर हमारा अपना अधिकार वापस आ जाता है। पहला हमारा हो गया समर्थक ऋणधारक। दूसरा
क्या हो सकता है? दूसरा आता है आपकी ब्याज दरें, है ना, ब्याज दर। तो पहली शर्त तो ये है कि आपको कोई भी चीज गिरवी रखनी होगी। दूसरी शर्त क्या होती है? ब्याज दर। अब मैंने आपको बताया अगर आप ऋण ले रहे हैं, आप कोई भी कर्जा लेते हैं, तो उसके लिए आपको ब्याज जो है देना पड़ता है, ठीक है। और ये ब्याज दर जो है ना वो अलग अलग कर्जे के हिसाब से अलग अलग होती हैं। अगर मान के चलिए मुझे शिक्षा के लिए जो है लोन चाहिए, मतलब उसके लिए कर्जा चाहिए, तो उसकी दरें जो है वो कम होती हैं, मतलब 5 या 10% या जो भी बैंक निर्धारित करता है उसके हिसाब से होता है। लेकिन अगर मुझे यही कर्जा जो है, अगर मुझे कोई भी बहुत बड़ी फैक्ट्री या बिल्डिंग खड़ी करनी है, ठीक है, तो उसमें जो ब्याज दर है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है जिस उद्देश्य के लिए हम जो कर्जा लेते हैं वो जो है उसके हिसाब से ही वो ब्याज दर जो है पहले से निर्धारित करके रखते हैं। तीसरी चीज आपका आता है भुगतान का तरीका, है ना, आप भुगतान कैसे करेंगे। भुगतान का तरीका क्या होता है? जैसे मान के चलिए वही एग्जांपल लेते हैं, मैंने 8 लाख का लोन लिया, तो मैं जो है उसको कैसे दे सकती हूँ? तो उसमें क्या होता है कि एकदम से तो मैं 8 लाख नहीं दे सकती ना, तो मैं क्या करती हूँ, बैंक क्या करता है, मुझे एक सुविधा देता है, वो मुझे भुगतान करने के लिए ऐसे कहता है कि अगर जैसे 8 लाख है तो अगर आपको उसको, वो फिर बताता है आपको अगर आपको 2 साल में देने हैं, 3 साल में पूरे करने हैं, वो जिस हिसाब से वो समय अवधि हम चाहते हैं वो हमें मिल जाती है, और फिर उस हिसाब से वो जो है हमें वापस करने का तरीका। जैसे मान के चलिए अगर 8 लाख का लोन लिया है तो मेरी जो है ना किस्तें बन जाती हैं, जिसे हम EMI भी कहते हैं ना, जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, जो किस्तें होती है, जैसे मान के चलिए 12-12 हज़ार की किस्तें बन जाती है, यानी कि मुझे हर महीने 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। कब तक देने पड़ेंगे? 3 साल तक देने पड़ेंगे। ये ऐसे जो है वो आपको बताते हैं। इस 12,000 में जो है इनका ब्याज भी लगा होता है। इन 12,000 रुपये में जो बैंक का ब्याज है वो भी इसमें शामिल होता है। तो ऋण की पहली आवश्यकता हमने पढ़ी, पहला हमें कोई भी चीज जो है क्या रखनी पड़ेगी? गिरवी रखनी पड़ेगी। दूसरा, हमारी जो ब्याज दरें हैं वो भी क्या होती हैं? पहले से निर्धारित होती हैं। तीसरा, हमने पढ़ा कि भुगतान के तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो भुगतान के तरीकों में जो समय अवधि है वो भी जो है निर्धारित की जाती है कि जैसे मान के चलिए मैंने बताया 8 लाख का लोन लेना है या 3 लाख का लोन लेना है, तो आप जो है उसके लिए जो है आपको शर्तें बताई जाती हैं। यदि आप इन शर्तों को सबको मानते हैं तो ही जो है आपको जो है वो कर्जा जो है लेने के लिए वो जो है आपस में दोनों जो लोग हैं, जो देता है कर्जा बैंक वो भी और जो ले रहा है वो, अगर इन दोनों शर्तों को वो मानते हैं तो ही जो है बैंक जो है कर्जा उन्हें देता है। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख, यानी कि जो पैसे जो आपको उधार दिए जाते हैं औपचारिक रूप से कैसे दिए जाते हैं। देखो, जो आप कर्जा लेते हो वो 2 तरीकों से हो सकता है, एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक तरीका क्या होता है? जैसे हम मान के चलते हैं बैंक, औपचारिक में आपका बैंक आ गया, है ना, ये जो भी सरकारी समितियां जो बनी होती हैं ये भी जो है ऋण जो है आपको देती हैं। अनौपचारिक में क्या होता है? जैसे आपके जो रिश्तेदार हैं, ये जो साहूकार हैं, व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, हम जो है उनसे भी कर्जा लेते हैं। तो इसमें औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र में जो है ऋण जो है या जो साख है, आपको क्रेडिट जो है कैसे मिलता है वो बताया गया। देखिए, ये जो छोटे छोटे बैंक है ना, ये जो छोटे छोटे मान के चलते बैंक होते हैं, इन सब का जो मुख्य बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? ये औपचारिक क्षेत्र की बात कर रही हूं मैं। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? ये जो छोटे बैंक होते हैं ना, इन पर जो है नजरें रखता है। नजरें रखने का मतलब ऐसा नहीं कि वो ये नहीं देखता कि वो क्या कर रहे हैं, वो ये देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, वो ये देखता है
कि जो भी लोगों को आवश्यकताएं हैं, जो ऋण लेने की आवश्यकताएं या अन्य सुविधाएं बैंकों से संबंधित, क्या बैंक जो है उन सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, क्या वो सारी की सारी सेवाएं दे रहा है, तो इस चीज का भी वो ध्यान रखते हैं। और दूसरी चीज कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बैंक है वो कहीं अपना निजी फायदा करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दरें जो मैंने बताई गई हैं उसके ज़्यादा दरों पे जो है वो कर्जा दे रहा हो। तो इन सब चीज़ों पे जो है बैंक जो है ध्यान रखता है। और जो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है वो सारी की सारी ब्याज दरें भी तय करता है। और छोटे बैंक जिन्हें ये जो राज्य बैंक होते हैं, राज्य के बैंक होते हैं, जो छोटे बैंक होते हैं, इन सबको जो है जो भी भारतीय रिजर्व बैंक जो भी नियम और शर्तें बताता है वो इन सभी बैंकों को माननी पड़ती हैं। ये जितने भी जो है राष्ट्रीय बैंक हैं इन सबको माननी पड़ती हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं बैंकों से संबंधित, उसमें चाहे सेवाएं हो, चाहे कर्जे का हो, चाहे ब्याज दरें हो, कैसे देना है, भुगतान का तरीका हो, ये सब कौन डिसाइड करता है, कौन बताता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसी वजह से इसको हम औपचारिक क्षेत्र में गिनते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही सब कुछ चीजें जो है वो तय होती हैं। लेकिन अगर हम अनौपचारिक की बात करें तो उसमें क्या होता है, जैसे साहूकार है, व्यापारी है, बड़े व्यापारी हैं, ये क्या करते हैं, इनकी ब्याज दरें जो है ना वो अलग, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होती हैं। लेकिन अगर हम औपचारिक क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर जो है जो बैंक दरें हैं वो पहले से निर्धारित होती हैं, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सबके लिए सब जो ब्याज दरें हैं वो समान रहती है। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे भारतीय रिजर्व बैंक जो हम कह सकते हैं एक बड़ा बैंक जो है, ये इन सब पे जो है निगाहें रखता है कि ये सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं। नहीं, वहाँ पर अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। साहूकार जितना चाहे उतना ब्याज लगा सकते हैं, और जिन लोगों की मजबूरी होती है या जो लोग जो है जिनके पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि पहली शर्त मैंने ये बताई थी, अगर आपके पास कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए तभी जो है बैंक आपको लोन दे सकता है, तो वो जो है वो मजबूर हो जाते हैं और उनको अनौपचारिक तरीके से जो है ऋण लेना पड़ता है। इसीलिए कोशिश की जा रही है, सरकार जो है बहुत सारी कोशिशें करे, कार्यक्रम चला रही है और ऐसे ऐसे तरीके अपना रही है जिससे जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है औपचारिक क्षेत्रों से ही जो है या बैंकों से जो है वो ऋण लें, ताकि उन्हें कभी भी ऐसे जो है ऐसी जो चीज़ों का शिकार नहीं होना पड़े। क्योंकि जो अनौपचारिक क्षेत्र में जो साहूकार जो ऋण देते हैं वो क्या करते हैं, वो इतना जो है ब्याज लगाते हैं, फिर हमें दूसरे से उस चीज़ के ब्याज को पूरा करने के लिए फिर पैसा लेना पड़ता है। तो ऐसे ही जो ब्याज का चक्र है ये गरीब लोगों के लिए चलता रहता है, तो उनका जो विकास है वो संभव नहीं हो पाता है। वो जो है इस कर्जे के चक्र से जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पाते। इसीलिए सरकार जो है वो पूरी कोशिश करती है ताकि लोग जो है औपचारिक क्षेत्र से, बैंकों से ही जो है वो कर्जा ले सकें। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने मुद्रा के बारे में पढ़ा, मुद्रा से पहले हमने वस्तु विनिमय पढ़ा, और फिर वस्तु विनिमय से मुद्रा प्रणाली कैसे आई ये भी हमने पढ़ा। मैं एक बार सारा रिवाइज करवा देती हूँ। और उसके बाद हमने जो मुद्रा के आधुनिक रूप हैं ये भी पढ़े। साथ साथ हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब हम ऋण लेते हैं तो उसके लिए हमें किन किन शर्तों को जो है मानना पड़ता है। अगर मान के चलिए, जैसे मैंने कहा कि जब बैंकों में जब हम ऋण लेने जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती हैं। यदि हमारे पास कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए नहीं है तो हम जो है बैंकों से जो है ऋण नहीं ले पाते हैं। यानी कि जो छोटे लोग हैं, जो बहुत जैसे हम कह सकते हैं, जैसे अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि है, कृषि से संबंधित जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, अगर मान के चलते अगर उन्हें कर्जे की ज़रूरत है तो उनके पास कोई चीज़ नहीं है अगर गिरवी रखने के लिए, तो वो जो है असमर्थ हैं, वो बैंक से लोन नहीं ले सकते। इसीलिए क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ना जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके स्वयं सहायता समूह होते हैं। स्वयं सहायता खुद की सहायता करना है ना। तो ये समूह क्या करते हैं, मैं फिर से बताती हूँ, ये समूह क्या करते हैं,
अगर मान के चलते हैं किसी जैसे हम समाज में रहते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कर्जे की ज़रूरत होती है, मतलब कुछ ऐसे पैसों की आवश्यकता होती है जिससे वो अपना काम जो है नया काम शुरू कर सकते हैं, या अगर किसी काम में उनको किसी पैसों की ज़रूरत है, उपकरण की ज़रूरत है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो उस पैसों का इस्तेमाल करके वो सब चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन अब इतनी चीज़ों के लिए अगर उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, अगर कुछ खरीदने के लिए उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, तो वो बैंकों से ऋण लेने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो गाँव में लोग क्या बनाते हैं, स्वयं सहायता समूह बनाते हैं। ये 15 से 20 लोगों का समूह होता है। ये क्या करता है, जो दैनिक आवश्यकता पूरी करने के बाद जो इनके पास पैसा बच जाता है ना, ये उन सब पैसों को जो है इकट्ठा कर लेता है। फिर जब 15 से 20 लोग जैसे, और इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि सबको 1000-1000 रुपए ही देने हैं या 25-25 हज़ार देने हैं, जो भी मतलब इनका सबका अलग अलग होता है। ये जो है 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक दिन में जितने, क्योंकि हमें पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय इतनी अधिक नहीं हो पाती है कि वो सारे जो हैं ज़्यादा पैसे दे सकें। तो जितने भी पैसे, चाहे वो 10 रुपए हो, 15 रुपए हो, 80 रुपए हो, 100 रुपए हो, 100 से ज़्यादा नहीं, जितने भी पैसे उनके पास बचते हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और वो जो पैसे हैं वो ऋण की तरह जो है दूसरे लोगों को देते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। वो एक ऐसे समूह को या ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिससे उसकी आवश्यकता है। और इसमें क्या होता है, क्यों ये इसको सरकार मदद भी करती है, क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्याज दर होती है ना, जो ब्याज दर होती है, इसमें जो कर्जा होता है जो देते हैं, इसमें ब्याज दरें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। क्या होती हैं? बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। ब्याज दर जो है वो कम होती है। इसी वजह से जो है ये स्वयं सहायता समूह क्या करता है, वो जो बचत होती है वो दूसरे समूह को देता है, कम ब्याज दर पे देता है, ताकि वो ब्याज भी आराम से जो है उनको दे पाए, और साथ साथ जो कर्जा, जितने भी कीमत का उसने कर्जा लिया है वो भी उसको वो आराम से वापस कर दे। अभी स्वयं सहायता समूह जो है ये सिर्फ खाली कर्जा ही नहीं देता, ये अपने समाज में रहने वाले जितनी भी दिक्कतें होती हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी जो है ये सहायता तो करता ही करता है। साथ साथ जब लोग जो है साथ में बैठते हैं और अपनी जो ये भी बचत वगैरह करते हैं, तो उस वक्त ना ये जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं या गांव से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, ये जो अपना पैसा है ये उन पर भी खर्च करती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि गांव के लोग खुद ही एक तरीके से जो है अपने बचे हुए पैसों से जो है वो गांव को जो है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित करने में मदद भी करते हैं। और साथ साथ जो है ये लोग क्या, जो स्वयं सहायता समूह है, ये गरीब लोगों को जो है, या जिन लोगों को पैसों की आवश्यकता है, उनको भी पैसे देकर उनको भी जो है ये संपन्न करता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।